जय सिया राम सभी को। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे चंदेल वंश के शासकों के बारे में। और ये राजपूत वंश में जितने भी शासक हुए हैं या फिर जितना भी राजपूत वंश हुए उनमें ये अंतिम वीडियो रहेगा। चंदेल की अगर हम इस लोकेशन देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे चंदेल क्लियरली लोकेट होते दिखाई दे रहे हैं। ये जो रीजन है ये रीजन है बुंदेलखंड का। या फिर आप थोड़ा सा और मैप में अगर क्लैरिटी चाहते हैं तो बाद में चंदेलों का एक्सपांसन काफ़ी बड़े एरियाज में यानी कि मिथिला यानी कि बिहार तक हो रखा है। और उत्तर प्रदेश की ये अहिछत्र जो है एटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बरेली, यहाँ तक हो रखा है। तो देख सकते हैं कि चंदेल शासकों ने एक बड़ा सा लार्ज एक्सपांस किया हुआ था और एक अच्छी खासी साम्राज्य को इन्होंने एक रूप दिया हुआ था। चंदेल शासकों की अगर कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करें तो एक हम देखेंगे कान्यकुब्ज यानी कि महोबा, खजुराहो एमपी में है आज, और कान्यकुब्ज यानी कि ये कन्नौज, कालिंजर, महोबा ये कालिंजर का अजय दुर्ग माना जाता है और माइथोलॉजी में भी इसको जगह दी गई है। और यहाँ पर हम देखेंगे खजुराहो को। आइए शुरुआत करते हैं। अगर चंदेल वंश के बारे में देखेंगे तो चंदेलों पर आक्रमण अंत में चौहानों ने इनके ऊपर आक्रमण किया था, ये भी हमें याद रखना होगा। ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि जो भी राजपूत राज्य थे, जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी राजपूत की, आपस में वो कंटिन्यू स्ट्रगल एंड बैटल्स में एंगेज रही हैं। सबसे पहले तो बुंदेलखंड के रीजन में और खजुराहो के रीजन में उन्होंने शासन किया है। जया शक्ति या जेजा नाम का एक शासक हुआ, उन्हीं के नाम पर इसी रीजन को जेजा भुक्ति रख दिया गया है। तो कभी बार आपको बुंदेलखंड के चंदेल मिलते हैं, कई बार आपको जेजा भुक्ति के चंदेल्स भी दिखाई पड़ते हैं इस किताबों में लिखे हुए। इसका अगर हम फाउंडर की बात करेंगे, स्थापना करता, तो वो नाम है नन्नुक। 831 एडी के अराउंड उन्होंने स्थापना करी है किसकी? चंदेल वंश की। तो नन्नुक। और जनरली जो चंदेल है वो चंद्रवंशी अपने आप को मानते हैं, चंद्रवंशी मानते हैं चंदेल, राइट। इसके अलावा अगर हम शुरुआती कुछ शासकों की बात करेंगे तो उनमें सबसे पहले नाम आता है वाकपति, फिर जयशक्ति, फिर विजय शक्ति, राहिल और हर्ष का। देखिए कि क्या ये शासक याद करने जरूरी है? तो आंसर इज यस। क्रिम से इनका याद जरूरी है क्योंकि चंदेल शासकों का क्रिम पूछा गया है। राजपूत शासकों में ज़्यादातर क्वेश्चन उनके क्रिम से रिलेटेड हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। इवन इन यूपीएससी दे आल्सो आस्क्ड अ क्वेश्चन रिलेटेड टू आई थिंक चौहान डायनेस्टी और चंदेल डायनेस्टी, राइट। और यूपीपीसीएस का तो ये चीज़ें फेवरेट ही है। तो सबसे पहले ये देखो, चंदेलों ने सबसे पहले वाक किया होगा, यानी कि कुछ कहा होगा। वाक मीन्स क्या होता है? वाक मीन्स होता है वाणी की पति। वाक और वाक माना गया माता सरस्वती को, तो फिर वाकपति, फिर जय शक्ति, विजय शक्ति। पहले जय आएगा तब विजय आएगा। इसके बाद आएगा राहिल और हर्ष। अब यहाँ ऐसे दो नाम हमें, हर्ष कई राजाओं के नाम है, कश्मीर में भी राजा था उसका भी नाम हर्ष है। और हमें ये लगेगा कि राहिल अंत का है, नहीं, राहिल शुरुआत का शासक है। तो वाकपति, जय शक्ति, विजय शक्ति, राहुल और हर्ष। इसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट शासक देखने को मिलेगा वो मिलता है यशोवर्मन। अब यशोवर्मन का सिर्फ एक नाम यशोवर्मन नहीं था, इसका एक दूसरा नाम था और जिसका नाम था लक्ष्मण वर्मन। तो यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन एक ही रंग के शासक हैं। तो हम याद कैसे करेंगे? अब बागपति, जयशक्ति, विजय शक्ति, राहिल, हर्ष, देन लक्ष्मण वर्मन। और लक्ष्मण का ही यश चारों तरफ उपस्थित था। लक्ष्मण वर्मन ने कंस्ट्रक्टेड विष्णु मंदिर, चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण इसी यशोवर्मन ने करवाया। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? यशोवर्मन ने। अब दो चीज़ें याद रखनी है आपको कि एक तो चतुर्भुज मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है और दूसरा निर्माण करता कौन है? यशोवर्मन। तो हमने याद कैसे कर सकते हैं कि किसी का यश चारों दिशाओं में, चारों चतुर्भुज है ना, कि चारों भुजाओं से फैल रहा है। यश कैसे फैल रहा है? चारों भुज से। इसने कहाँ कहाँ के एरियाज को जीता था? तो इसने राष्ट्रकूट से कालिंजर को हड़प लिया। और देखो, ये आप समझने की कोशिश करो, ये यहाँ पर इस एरिया में पहले ये जो बड़ा सा एरिया है ये राष्ट्रकूटों के अंडर में आ गया था, राइट। तो ये जो एरिया हमें दिखेगा यहाँ पर कालिंजर राष्ट्रकूट के अंडर में आया था। तो पूछ सकता है कि कालिंजर किससे छीना चंदेलों ने? तो आंसर होगा किससे? राष्ट्रकूटों से। इसके अलावा सबसे पहली बार कन्नौज पर भी अटैक करके गुर्जर प्रतिहारों को हरा के और कन्नौज भी अपने अंडर में ले लिया था। तो ये एक बड़ा काम किया था किसने? यशोवर्मन ने। तो यशोवर्मन ने दो चीज़ें करी है, कालिंजर और कन्नौज दोनों को ही जीता है। इस तरीके से हमें याद रखेंगे। इसके अलावा खजुराहो इंस्क्रिप्शन हमें दिखाई पड़ता है, उसमें यशोवर्मन को कहा गया कि मालवों के लिए ये काल के समान था। मालवों के लिए वो मतलब क्या है? तो मालवा के जो परमार से इस एरिया में, इनके लिए वो काल के समान है। ये आपको खजुराहो इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। बात करेंगे अब हम धंगदेव की।
धंगदेव ने शासन 950 से 1001 तक किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम शुरुआती शासकों की बात करेंगे, बागपति, जयशक्ति, विजयशक्ति, राहिल, हर्ष और यशोवर्मन, लक्ष्मण वर्मन, तो ये सब के सब हमें यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत ही थे वैसे भी चंदेल, लेकिन धंग ऐसा पहला शासक था जिसने गुर्जर प्रतिहारों का जो प्रभाव है उसको हटा दिया, उनके स्वतंत्र रूप से शासन किया। तो हम याद कैसे करेंगे, किसी के प्रभाव को हटा दिया, यानी कि हैंग कर दिया। हैंग का मतलब क्या होता है, टांग दिया, अलग टांग दिया कि भाई तुम्हारा आपसे अलग है, हम स्वतंत्र हैं। और ये उसने कब किया, जब उसने ग्वालियर को जीत लिया, तब ऐसा उसने गुर्जर प्रतिहारों के युग को हटा दिया। युग का मतलब है उनके प्रभाव को, उनके शासन को वहां से हटा दिया, यानी कि अब वो, और यानी कि चंदेल शासकों ने प्रूव कर दिया ग्वालियर विक्ट्री के बाद दैट दे वर नो मोर दी वेसल्स ऑफ द प्रतिहारा। इसके अलावा धंगदेव का खजुराहो और ननियोरा इंस्क्रिप्शन हमें मिला है। अब ये दो इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो खजुराहो और ननियोरा। तो ननियोरा किसका है, जिसने हैंग कर दिया था। खजुराहो इंस्क्रिप्शन में ही ये पहला शासक था जिसने पूर्व मध्यकाल में पहला चंदेल शासक थे जिसने देवनागरी का प्रयोग किया अपने इंस्क्रिप्शंस में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्री मेडिवल टाइम में चंदेल एकमात्र ऐसे शासक थे, सबसे पहले शासक थे, एकमात्र नहीं कहेंगे, पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में देवनागरी का प्रयोग किया है। अब धंगदेव को हम किस तरीके से जान रहे हैं कि इसने गुर्जर प्रतिहारों से स्वतंत्रता प्राप्त करी। तो स्वतंत्रता प्राप्त जब करोगे आप, तो अपने कुछ नई चीज़ें भी अडॉप्ट करोगे। तो उसने इसी संबंध में कैप्टन कालिंजर जो हुआ करती थी महोबा, उसको ट्रांसफर करके कहाँ पे लेके गया, खजुराहो। ठीक है, हालांकि धंगदेव ने ही राजधानी कालिंजर बनाई थी, और कालिंजर से ये फिर बाद में ट्रांसफर करके ले जाएगा कहाँ पे, खजुराहो में। इसके अलावा इसने तुला पुरुष दान दिया था। अब तुला पुरुष को हम कैसे याद करेंगे, ये बताओ। तुला में 2 पलटे होते तकरी के, तो ये हैंग करते हवा में या नहीं करते, तो हैंग धंग, धंग से हैंग याद रहेगा। धंगदेव एक ऐसा शासक था जिसका उम्र 100 वर्ष से अधिक था, इसकी मृत्यु ही नहीं हुई थी। इस वजह से इसने थक हार कर अपना प्राण समर्पित कर दी और प्रयाग में डूबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हैंग कर दिया उसने अपने प्राण। ठीक है, अब याद कैसे करना है, देखो, प्रयाग में या गंगा के किनारे डूबकर मरने वालों में एक तो है धर्मपाल, पाल वंश का शासक, एक है नागभट्ट, सेकंड ये गुर्जर प्रतिहार है। तो ये 3 ऐसे शासक हुए जिन्होंने गंगा में समाधि ली है, धंगदेव, धर्मपाल और नागभट्ट। ठीक है, इसके अलावा इसने जिन जिन मंदिरों का निर्माण करवाया उनमें बैद्यनाथ, विश्वनाथ, जिननाभ। तो सीधी सी बात ऐसे याद रखो, जो सबसे अधिक समय तक जिया है उसने बहुत अधिक मंदिरों का निर्माण करवाया है, बैद्यनाथ, विश्वनाथ, जिननाथ। इसके दरबार का एक इसका इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हुआ करता था, उसका नाम था क्या, प्रभास। तो प्रभास इसका मंत्री था, और इसका न्यायाधीश हुआ करता था, उसका नाम था भट्ट यशोधर। न्यायाधीश का नाम क्या था, भट्ट यशोधर। तो ये दो चीज़ याद रखना कि प्रभास इसका मंत्री और भट्ट यशोधर इसका जज। इसके अलावा सुबुक्तगिर ने जब अटैक स्टार्टिंग किया था शाही डायनेस्टी के ऊपर, शाही डायनेस्टी कहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, ये वाली, इस पे जब सुबुक्तगिर ने अटैक किया था, महमूद गजनवी की अटैक की बात नहीं कर रहा हूँ, सुबुक्तगिर ने जब अटैक किया था, तब शाही डायनेस्टी को एक संघ बनाया गया था उसकी मदद के लिए। तो उसमें इसने धंगदेव उसका एक पार्ट हुआ करता था, और बाद में हम देखेंगे विद्याधर चंदेल तक ये सब उसका पार्ट रहेंगे, साथ देंगे शाही डायनेस्टी का। धंगदेव के बाद शासक आता है, वो आता है गंडदेव। तो गंडदेव ने 1008 में जब गजनवी ने अटैक किया है किस पे, आनंदपाल पे। देखो गजनवी यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, यहाँ पे हिंदू शाहियों के ऊपर, कब, 1008 में। तब गंड ने आनंद के साथ, ठीक है, गंड ने आनंद पाल के साथ में मिलकर कन्फेडरेशन बनाया था, एक संघ बनाया था गजनवी को टक्कर देने के लिए। ठीक है, तो ये है कहानी 1008 की। हालांकि आनंद पाल की डेथ हो जाती है। अब बाद में शासक आया विद्याधर चंदेल 1017 से लेकर 1029 तक। आप कह सकते हैं कि चंदेल वंश में जितने भी हम शासक पढ़ते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल आपको विद्याधर चंदेल दिखता है। रीजन क्या है, इसके अटैक्स, इसने जितनी ख्याति प्राप्त करी अन्य राजाओं को पराजित करके, वो जैसे कि पहले चीज आप ये देखो कि विद्याधर का 2 नाम और थे, विधा और नंद। ठीक है, जैसे विद्या से विधा भी था और विद्याधर का दूसरा नाम नंद भी था। जो भोज परमार है मालवा के, अभी आपको दिखाया था यहाँ पे मैप, इनके जस्ट लेफ्ट, चंदेल के जो लेफ्ट में पश्चिम में है परमार, इनको भी उसने हराया, भोज परमार। और भोज परमार मेहर भोज जो राजा भोज परमार था, ये बहुत प्रतापी शासक था, परमारों में सबसे प्रतापी यही था, और इसको भी विद्याधर चंदेल ने हराया था।
बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके अलावा इसने जो कलचुरी गंगदेव हैं, यानी कि चंदेलों के दक्षिण में, ये कलचुरी देख रहे हैं, कलचुरी गंगदेव को भी हराया था। तो गंगदेव को भी हराया और परमार्स को भी हराया, ऐसे याद रखना है इसने। इसके साथ ही इसने गजनवीड्स के अटैक्स को भी फेल किया, यानी कि इसने महमूद गजनवी को भी हराया था। भारत का एकमात्र ऐसा चंदेल शासक यही है जिसने हराया था किसको, गजनवीज को। हुआ ये कि 1018 में, ये जो एरिया देख रहे हैं कन्नौज, 1018 में जब गजनवी ने यहाँ पर अटैक किया तो कन्नौज में गुर्जर प्रतिहारों का शासक था, उसका नाम था राजपाल। क्या नाम था? राजपाल। राजपाल ने गजनवी के अटैक्स को रोकने की कोशिश ही नहीं की। ये 12th अटैक था किसका? महमूद गजनवी का। तो इससे गुस्सा हो गया ये चंदेल, विद्याधर चंदेल। इसने क्या किया, इसने राजाओं का एक संघ बना के राज्यपाल की हत्या करवा दी। क्यों? क्योंकि इसने कोई रेजिस्टेंस क्रिएट ही नहीं किया महमूद गजनवी के टाइम पे। इस तरीके से ये कहा जाता कि किसने राज्यपाल की हत्या करवा दी थी, राज्यपाल प्रतिहार की? तो आंसर है विद्याधर चंदेल। और क्यों करवाई थी? क्योंकि इसने 1018 में महमूद गजनवी के द्वारा किया गया आक्रमण को रोका नहीं था। राइट। राज्यपाल के बाद पर शासक आएगा, वो आएगा त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल। चलिए, तो ये चीज़ हमने देख ली। इसके अलावा इसके दरबार में जो पोइट्स थे उनका नाम था कृष्ण मिश्र। कृष्ण मिश्र ने लिखी थी एक पुस्तक प्रबोध चंद्रोदय। तो ठीक है, तो कृष्ण मिश्र की पुस्तक कौन सी है? ये प्रबोध चंद्रोदय। और ये विष्णु भक्ति से संबंधित ये पुस्तक है। आगे देखेंगे परमार देव, अंतिम शासक 1163 से 1202 तक। इसका उपाधि थी दक्षिणाधिपति, 10 दिशाओं का अधिपति। अधिपति मतलब शासक। लेकिन 1203 में ऐबक ने चंदेल्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और फाइनली 1305 में खलजी ने इसको दिल्ली में मिला लिया था। इसके अलावा हमें एक चंदेल शासक हुआ परमार देव के बाद भी, मदन वर्मा। मदन वर्मा का मुद्रा भांड हमें प्राप्त होता है कहाँ से? पनवार, यानी कि रीवा के एरिया से। ठीक है, तो रीवा भी एमपी का बुंदेलखंड का इलाका है। तो मदन वर्मा, मुद्रा भांड। अब हम इनके शासकों का क्रम अगर हम एक बार देख लेंगे तो सबसे पहले कौन होंगे? बागपति, जय शक्ति, विजय शक्ति। पहले जय आएगा तब विजय आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर राहिल और हर्ष, फिर यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन एक ही शासक के नाम है, फिर धंगदेव चंदेल, फिर गंडदेव चंदेल, विद्याधर चंदेल, और अंत में आएगा परमार देव। अब तक हम थ्योरी पार्ट कवर कर चुके हैं बुंदेलखंड में चंदेल डायनेस्टी का। अब स्टार्ट करते हैं इनके एमसीक्यूज। तो आंख और कान दोनों खुले रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी थी? महोबा हो सकती है, खजुराहो हाँ थी, छतरपुर नहीं थी, झांसी नहीं थी। एग्जाम में 2 ऑप्शंस में हम फंस सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर कालिंजर नाम की जो जगह है आज के महोबा में है, तो वहां से हमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है? दामतरी से हो सकता है। लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन में तो इसकी सही आंसर खजुराहो को ही मानेंगे। बता रहा हूँ क्यों। लेकिन अगर इन केस एग्जाम में कालिंजर और खजुराहो दोनों ही आ जाए तो हम किसे मानेंगे? तो भी हम खजुराहो को ही मानेंगे। कालिंजर भी इनकी शुरुआती राजधानी थी, बाद में इस राजधानी को ट्रांसफर करके खजुराहो लेकर आया गया। और ये सब किसने किया था? ये किया था धंगदेव चंदेल ने। धंगदेव चंदेल ने सबसे पहले अपने आप को परम गुर्जर प्रतिहारों की दास्ता से मुक्त भी किया था और नई राजधानी बनाई थी कालिंजर, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफर करके खजुराहो लेकर आया। अब मैं इस क्वेश्चन में टेक्निकली चीजें आपको समझा रहा हूँ। ये है कि यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन महोबा को दिया है, महोबा शहर, ना कि महोबा जिला। अब अंतर समझ में आया? जिला में के सर्कमफ्रेंस में बहुत सारे शहर छोटे बड़े स्थित हो सकते हैं, लेकिन जब बात करता है महोबा तो एग्जैक्ट महोबा शहर की बात होती है। तो महोबा शहर तो थी नहीं, था तो कालिंजर, तो वहां पे फंस सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं फंसेंगे। चलिए, क्या है? धंगदेव ने क्या किया था? स्वयं को प्रतिहारों की दास्तां से मुक्त किया था 950 में धंगदेव चंदेल ने। ठीक है, राजा बना था, ये अभी हमने डिस्कस किया है। चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता इसको ही माना जाता है। इससे पहले जो शासक आए थे वो कौन थे? नन्नुक ने स्थापना भले करी थी। इसके बाद आया था आपका नन्नुक के बाद बागपति, फिर जय शक्ति, फिर विजय शक्ति, फिर आया था ये आपका हर्ष, और हर्ष से पहले एक और राहिल। राहिल, ठीक है। ये क्रम याद रखना। और क्या लिखा है? कालिंजर में सबसे पहले राजधानी बनाई, किंतु बाद में खजुराहो में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, और इसके बाद खजुराहो में ही चंदेलों की राजधानी रही। कुछ इंपॉर्टेंट और शहरों की बात करें चंदेल वंश के समय में तो छतरपुर, महोबा, कालिंजर, ये सब स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट होल्ड्स हुआ करते थे इनके।
धंग का संबंध किस वंश से? अब ये तो बता ही दो, चंदेल वंश से, इसमें बताने की बात ही नहीं हो। धंग के बारे में यहाँ पे ऊपर चीजें जो हमने डिस्कस करी वो भी याद रखना है। चंदेल साम्राज्य, अच्छा धंग के बारे में ये चीजें तो हमने डिस्कस कर ली। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, धंग चंदेल जो है, जिसने राष्ट्राभिषेक करवाया था चंदेलों को, ये सबसे लंबे समय तक 100 वर्ष से अधिक भी जिया ये, और अंत में थक हार कर इसने गंगा में समाधि ले ली, गंगा में अपने प्राण त्याग दिए, प्रयाग में। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम धंग चंदेल के बारे में जानकारी याद रखेंगे। दूसरी बात, तो चंदेल साम्राज्य का जेजा भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम पे उत्पन्न हुआ? तो जेजा भुक्ति उत्पन्न हुआ है जय शक्ति के नाम पर। हालांकि अब ये चार के चारों जो शासक आपको देख रहे हैं, ये बुंदेलखंड के चंदेलों के हैं। हर्ष नन्नू की स्थापना करता है, पर जय शक्ति बजय शक्ति, लेकिन नाम पकड़ा पड़ा जय शक्ति। और जय शक्ति अपने वंश का तीसरा शासक था, याद रखना। तीसरा शासक, ये थर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं क्यों, क्योंकि नाम तो इसी के नाम पर पड़ा है, इस वजह से तीसरा शासक याद रखना। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जेजा भुक्ति का दूसरा नाम जुझौती भी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? जुझौती, या फिर बिंदुलों के नाम पर इसका नाम बुंदेलखंड देख सकते हैं। अब अगर तीसरा शासक जा सकती है, तो आप रिकॉल करो, मैंने इससे पहले दो शासक कौन कौन हुए होंगे? याद आया? कुछ नहीं आया, मैं बता रहा हूँ। एक तो नन्नू की याद था, और दूसरा था बागपति। ठीक है, अभी बता के आया हूँ, नन्नू, बागपति, जय शक्ति, फिर आएगा विजय शक्ति, फिर आएगा राहिल, फिर आएगा हर्ष, और फिर वही है यशो वर्मन, लक्ष्मण वर्मन, धांग गंड और विद्याधर परमारी देव, ये क्रम रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ उससे, ये जो दिख रही है भुक्ति, ये भुक्ति जो दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। भुक्ति उस समय का स्टेट हुआ करता था, यानी कि आज का राज्य के समान था भुक्ति। भुक्ति के नीचे जो आता था यूनिट, वो आती थी जिला। जैसे राज्य होता, राज्य में फिर जिला होता, तो ये होता था विषय, इन्हीं का दूसरा नाम हुआ करता था आहार। आहार या विषय हुआ करते थे जिला। इसके नीचे आती थी तहसील, उसको बोलते थे बीथी। बीथी यानी कि तहसील। वो इनके नीचे आता था पैठ। पैठ मतलब ग्रामों का समूह। पैठ मतलब क्या है? ग्रामों का समूह। तो ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का क्रम याद रखना चाहिए, राइट। चलिए आगे डिस्कस करेंगे हम इस साइड। कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था किसने? चंदेलों ने। अब इसके बारे में एक एक चीज पढ़ेंगे। कंदरिया जो महादेव मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया किसने? विद्याधर चंदेल ने। किसने? विद्याधर चंदेल ने। इसके बाद क्यों बनवाया? भाई, तो हम कहेंगे गजनबी पर विजय के उपलक्ष्य में इसने महमूद गजनबी पर विजय हासिल करी थी। एकमात्र चंदेल ऐसा शासक था जिसने गजनबी पर विजय हासिल करी थी। कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में और बात करेंगे। इसमें सदाशिव चतुष्पाद प्रतिमा अंकित है, और जो सदाशिव चतुष्पाद प्रतिमा है वो अप्रकट, सॉरी अप्रकट नहीं, अव्यक्त प्रकट रूप में है। अब एक एक चीज जरा समझो। कंदरिया महादेव के अंदर जो भगवान शिव है, वो सदाशिव चतुष्पाद प्रतिमा के रूप में है, यानी कि चार पैरों वाले शिव है और सदाशिव रूप में है। अब पहले समझो सदाशिव का मतलब क्या है। सदाशिव का मतलब है जो हमेशा एक जैसे ही रहे, सदा एक जैसे। एक सदा एक जैसे का मतलब है एक साथ वो अव्यक्त भी दिखाई देते हैं और प्रकट भी दिखाई देते हैं। मतलब एक साथ अपने आप को प्रकट भी करते हुए और एक साथ अपने आप को अप्रकट यानी कि छुपाते हुए भी, इसी वजह से बोला गया सदाशिव। दूसरी बात है चतुष्पाद। चतुष्पाद का मतलब है सेवेसम में जो चार भाग हैं, ये चार पैर चार भागों को ही इंगित करते हैं उसमें। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन कंदरिया महादेव मंदिर से आपको हमेशा याद रखने हैं कि बनवाया विद्याधर चंदेल ने था, क्यों गजनबी पर विजय के उपलक्ष्य पर, और सदाशिव चतुष्पाद प्रतिमा भी आपको यहीं पर मिलेगी। चलिए, तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? विद्याधर के द्वारा। अभी इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में जो पीजीटी 2010, इसमें सिर्फ वंश का शासक पूछा और इसमें विद्याधर चंदेल, तो हमें दोनों नाम याद रखना है। अच्छा, दूसरी चीज, विद्याधर का एक नाम और अगर देखोगे आप इसी मंदिर के मंडप में, जो स्तूप है उसमें एक नाम और मिलेगा, ब्रिमदा। तो ब्रिमदा भी विद्वानों ने एक हो जाए कि विद्याधर का ही दूसरा नाम होगा ब्रिमदा, इससे इन्होंने आइडिया लगाया कि विद्याधर ने बनवाया होगा। तो किसने? ब्रीमदा। ब्रीमदा। ठीक है, तो विद्याधर ने। चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण महमूद गजनबी पर विजय के उपलक्ष्य पर में कराया था। ये चीज अभी हमने डिस्कस कर ली है। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो आंसर ब्रह्मा नहीं, शिव को, तो कंदरिया महादेव मंदिर है नहीं,
विष्णु को चतुर्भुज मंदिर है, चतुर्भुज जो मंदिर है, मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, चतुर्भुज मंदिर, इसका निर्माण करवाया था यशोवर्मन ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, विष्णु को समर्पित कौन सा मंदिर है, चतुर्भुज बाई यशोवर्मन। यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था, वो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आंसर रहेगा आपका सूर्य मंदिर। भारतीय परंपराओं में हर प्रकार के जाति वर्ण के लोगों ने सूर्य की अलग अलग प्रकार से पूजा करी, यानी कि भगवान सूर्य को तो हर किसी ने पूजा ही है। इसके एक्सप्लेनेशन तरह देखते हैं। सूर्य मंदिर भी विद्याधर के काल में ही बना था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान सूर्य की 7 फुट ऊंची प्रतिमा है, और सूर्य भगवान 7 घोड़ों पर सवार है ना, और 7 ही घोड़ों के रथ पर सवार है। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि चित्रगुप्त, अब याद कैसे रखेंगे जरा ये भी समझो। ये बताओ, बचपन में हम सूर्य का ऐसा चित्र बनाते थे कि नहीं बनाते थे। ये पहाड़, यहाँ से सूर्य भगवान निकल रहे हैं इस एरिया से, है ना, यहाँ पर एक रास्ता नदी बना देते थे, फिर अपना ये घर बना लेते थे इस प्रकार से कुछ। तो ये सब हमें सीन याद रखना। चित्र हम कब बनाते थे, चित्र हम किसका बनाते थे, भगवान सूर्य का। और कब, जब हम विद्या का अर्जन करते थे, विद्या के समय में, तो विद्याधर चंदेल हो गए। चंदेल कला का प्रमुख केंद्र क्या था, खजुराहो, यस, ठीक है। खजुराहो में क्यों माना है, क्योंकि इसमें विष्णु, शिव और जैन तीर्थंकरों की उपासना से निर्मित कराया गया मंदिर है। 30 मंदिर खड़े हैं। अब एक तो मंदिरों की संख्या भी पूछ सकता है, और इसको 50 कर दे, तो नहीं 50 नहीं है, 30 है। अच्छा, एक चीज याद, तो ये तो समझ में आता है कि चंदेल वंश के शासक विष्णु भगवान की पूजा करते थे तो मंदिर बनवाए, इसका लॉजिक है। भगवान शिव को मानते थे तो मंदिर बनवाए, इसका भी लॉजिक है। जैसे भगवान विष्णु को जो समर्पित मंदिर है वो कौन सा, चतुर्भुज मंदिर है। वो किसने बनवाया था चतुर्भुज, अभी बता के आया हूँ, बताओ, यशोवर्मन ने। शिव का बताया अभी, चतुष्पाद प्रतिभा है। कंदरिय महादेव मंदिर किसने बनवाया था, विद्याधर चंदेल ने। लेकिन ये जैन तीर्थंकरों के बारे में ये कॉन्सेप्ट क्या है, जैन तीर्थंकरों के मंदिर क्यों बनवाए चंदेलों ने, आंसर है चंदेलों ने नहीं बनवाए। देखो इसको जरा क्रम समझो। पहले शासन में थे गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों के ही वैसल हुआ करते थे ये चंदेल। अब बात ये है कि गुर्जर प्रतिहारों के कई सारे जो मंत्री हुआ करते थे, ये हुआ करते थे जैन। और इसी तरीके से इनके बहुत सारे जो वेसल्स थे वो भी जैन हुआ करते थे। मतलब चंदेलों ने अपना स्वतंत्र शासन स्टैब्लिश किया, तो इनके चंदेलों के भी बहुत सारे जो वो सामंत थे वो जैन हुआ करते थे। तो इन्हीं सामंतों की देन है कि यहाँ पर जैन तीर्थंकरों के मंदिर बने। अब इनके जो मंत्री थे, जैसे कि आपको अगर याद होगा गुर्जर प्रतिहारों में या चालुक्यों में, तो इनका एक मंत्री आपको याद होगा, महेंद्र, ये राजशेखर। एक याद होगा आपको, हेमचंद्र, जिसने कुमारपाल को कन्वर्ट करवाया था जैन रिलीजन में। तो वहां से चीजें हमें कनेक्ट करते हुए समझने आती हैं, राइट। तो खजुराहो में हमें विष्णु मंदिर, शिव मंदिर और जैन तीर्थंकरों के मंदिर दिखते हैं। चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ पर है, सीधी सी बात है, खजुराहो में है। खजुराहो में 29 गुफाएं हैं। नचन कुठारा में माता पार्वती भगवान शिव को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ दिखाया गया है। तो खजुराहो, इसी में अभी हमने बात करी थी चतुष्पाद सदाशिव प्रतिमा की। सदाशिव सर्वोच्च शिव की अव्यक्त प्रकट पहलू माना जाता है, जो शैव धार्मिक प्रणाली के लिए निर्णायक है। चार पाद का, चार पाद मतलब चार पैर, पैर का संस्कृत वर्ड होता है पाद। शैव चार जो पाद है, शैव प्रणाली के 4 भागों को दर्शाता है, जो इस मंदिर के निर्माताओं द्वारा पालन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम हमारे सामने, जेजा भुक्ति प्राचीन नाम किसका था, बुंदेलखंड का था, कोई शक नहीं। इसने नन्नुक के जो पुत्र था जय सिंह, नन्नुक, नन्नुक के बाद कौन आएगा, बागपति, बागपति के बाद जय सिंह। वैसे जय शक्ति लिखना ज्यादा उचित है, जय सिंह नहीं, जय शक्ति। धंगदेव किस वंश का शासक था, पता है, जीजा भुक्ति के चंदेल था। इसने उपाधि धारण करी थी महाराज अधिराज, क्यों करी थी, क्योंकि यही वही शासक था जिसने गुर्जर प्रतिहारों की दास्ता से मुक्त करवाया था। तो उसने महाराज अधिराज की उपाधि भी धारण करी। इसी उपलक्ष्य में इसने राजधानी बनाया था किसको, कालिंजर को। हालांकि बाद में इसने राजधानी ट्रांसफर करके लेके गया था खजुराहो, खजुराहो, राइट। आगे देखते हैं, वो क्रिम से लगाने की कहानी है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा यशो वर्मा, फिर धंग के बाद विद्याधर, धंगदेव, गंडदेव, फिर विद्याधर, ठीक है। तो 3, 2, 1 और अंत में आएगा किरजी वर्मा, 3, 2, 1, 4, ये आपका सही आंसर है ए। क्रिम से लगाने को कोयल का एरिया अलीगढ़ का था, हाँ बिल्कुल था। महोत्सव नगर महुआ, बिल्कुल। महुदा श्री कन्नौज को, बिल्कुल। और जेजा भुगती कोसांबी नहीं, ये बुंदेलखंड का एरिया, तो इसमें लगाने में कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये आपके लिए नया हो सकता है, कोयल या अलीगढ़, राइट। आगे देखेंगे, इन एरियाज को लगाना है। बोध गया बुंदेलखंड में है, ये बताओ। गया में हर कोई अपने पूर्वजों को श्राद्ध करने जाता है, बिहारी तो जाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बन तो कैंसिल करते, तो बन कैंसिल करते ही ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं। खजुराहो बुंदेलखंड में है, बिल्कुल है। शिरडी विदर्भ में है, यहाँ पे आप फंसेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन याद होना उस समय बड़ा मुश्किल होता है, तो मान लीजिए यहाँ की है भी नहीं है। हालांकि अभी हम देखेंगे,
इसके बाद नासिक मालवा में ये नहीं होगा। नासिक मालवा में कैसे हो जाएगा? मालवा तो मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो चौथा कैंसल कर दो, बचेगा ये 2 एंड 5। अब इसके सही आंसर्स पे जाते हैं। बोधगया बिहार में है, खजुराहो बुंदेलखंड में है, शिरडी ये अहमदनगर में है महाराष्ट्र। अब ये अहमदनगर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर कर दिया है। नासिक महाराष्ट्र में है और तिरुपति रायलसीमा। रायलसीमा भी अब आंध्र प्रदेश में नहीं रहा, ये भी अब कहाँ पे है? तेलंगाना का पठार है। पठार है ये रायलसीमा का पठार, ठीक है? रिच है मिनरल्स के लिए। तो ये था हमारा डिस्कशन। अगर आपको आप चीज़ें पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, आपके ज्ञान में कुछ भी वर्धन हुआ हो, तो आप मेरे ग्रेटफुल सब्सक्राइबर बन सकते हैं। और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वेरी ग्रेटफुल टू यू। ठीक है? इस जर्नी में साथ रहते हैं, कुछ सरल करते हैं इतिहास को। थैंक यू वेरी मच।